नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए पार्ट 2 है, ये चैप्टर 9 का हिस्ट्री की किताब चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे, बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। क्यों यहाँ बंगाली लैंग्वेज की बात हो रही है दोस्तों। नॉर्मल अगर केस में क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, कि मान लीजिए आपसे ये कोई पूछे कि बंगाली कौन बोलता है, तो आप एक डिफॉल्ट मोड में बोलेंगे कि जो लोग बंगाल में रहते हैं तो वो बंगाली बोलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलते हैं। जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसमें वो लोग बंगाली बोलते हैं, तो ये कहा जा सकता है। बट क्या एक्चुअली में ये लैंग्वेज बंगाली हमेशा से बंगाल में बोली जा रही है दोस्तों? ये चीज आपको थोड़ी देर में पता चलेगी कि ये बात सही नहीं है। बंगाली एज अ लैंग्वेज बहुत सालों से इवॉल्व हुई है। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ बंगाली आज हमको दिख रही है उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बंगाली लैंग्वेज के बारे में एक चीज हमें पता है कि दिस इज अ लैंग्वेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ओके, अब खास बात यह है दोस्तों कि अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी सजेस्ट that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How then did the new language emerge? यानी कहने का मतलब है वन फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के एरा में जो बंगाल के लोग थे वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को नहीं बोलते। अब अगर वहां पे सांस्कृतिक लैंग्वेजेस होंगी तो उससे इवॉल्व होकर बंगाली बनेगी, क्योंकि हमें यह पता है कि बंगाली आपकी संस्कृत से बनी। देखिए हिंदी मूल की जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे बंगाली हो गई दोस्तों, उड़िया हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, कोंकणी हो गई, इन सब का जो ओरिजिन है वो संस्कृत से निकला, क्योंकि संस्कृत खुद ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो अगर बंगाल के इलाके में सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती थी तो बंगाली कैसे आई? इसका आपको आंसर अब मिलेगा कि फ्रेंड्स देखिए, तीसरी और चौथी शताब्दी के दौरान जो कॉमर्शियल टाइज थे वो शुरू हुए बंगाल के बीच में और मगध के बीच में। मगध था देखिए साउथ बुहार, मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के टाइज शुरू हुए बंगाल के साथ। इन टाइज से हुआ क्या दोस्तों कि संस्कृत का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा इस बंगाल के रीजन में पहुंचने लगा। फिर चौथी शताब्दी आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 350 एडी के बाद की बात कर रहे हैं। तो गुप्ता रूलर का कंट्रोल आया बंगाल में, और जब गुप्ता रूलर कंट्रोल आया बंगाल में तो गुप्ता रूलर्स भाई ब्राह्मणास को पैट्रोनाइज करते थे। तो बहुत सारे ब्राह्मण आपके इस बंगाल के इलाके में आके रहने लगेंगे, और मिड गंगा वैली से जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो बंगाल में पहुंचेगा। और फिर आप देखोगे कि 7वीं शताब्दी में जब चाइनीज ट्रेवल जुआनजांग पहुंचेंगे बंगाल में, तो वहां देखेंगे कि भाई बंगाल में सांस्कृतिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भाई 8वीं शताब्दी में देखेंगे बंगाल में एक रीजनल राज उभर के आएगा जिसको बोलते हैं पालास, पाला डायनेस्टी बोलते हैं। 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पे राज होगा सुल्तान्स का। ये सुल्तान दिल्ली के जो रूलर्स थे उनसे इंडिपेंडेंट थे। बाद में आप देखोगे भाई अकबर जब राज में आएगा तो 1586 में अकबर पूरी तरीके से बंगाल पर कब्जा कर लेगा, और बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन जाएगी पर्शियन। ओके दोस्तों, तो इस समय पे आप देखेंगे कि बंगाली हल्की हल्की डेवलप कर रही होगी। वैसे तो कोर्ट पर्पसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्शियन लैंग्वेज थी, लेकिन बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज की तरह यहाँ पे डेवलप करना शुरू होगी। कैसे डेवलप करना शुरू होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक बात और बता दूं, अब तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो in fact by the 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal। तो देखिए 15वीं शताब्दी आते आते वेस्ट बंगाल के आसपास का जो इलाका था वहां पे बहुत सारी बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स थी। उन बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स को यूनाइट करके कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बनाया गया। और ये जो बंगाली बनी ना दोस्तों, काफी हद तक ये संस्कृत से डिराइव हुई थी। ओके, और काफी सारा एवोल्यूशन हुआ उसमें। तो डिराइव संस्कृत से हुई, पर उसमें बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स को भी बोला गया। फिर जैसा कि मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर के दौरान जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो हो गई पर्शियन। तो पर्शियन लैंग्वेज का भी प्रभाव आया इस पे, यूरोपियन लैंग्वेज का भी प्रभाव आया इस पे, और पूरी एक खिचड़ी से बनके, मिक्सचर से बनके धीरे धीरे बंगाली लैंग्वेज इवॉल्व होती गई होती गई होती गई, और आज के डेट में हमारे सामने जो बंगाली लैंग्वेज है वो हमें नजर आती है। तो क्या हम आज की डेट में कह सकते हैं कि आज की डेट में जो बंगाली लैंग्वेज है वो फिक्स है, हमेशा ऐसे रहने वाली है? नहीं, आज की डेट में भी बंगाली लैंग्वेज में हमेशा लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। हिंदी लैंग्वेज में लगातार एवोल्यूशन हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में लगातार एवोल्यूशन हो रहा है, मैंडरिन में लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया की हर लैंग्वेज में लगातार एवोल्यूशन होता ही रहता है, वो कभी भी कांस्टेंट फिक्स नहीं रहती। अगर आप अर्ली बंगाली लिटरेचर की बात करो, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो अपने रूट संस्कृत से उठाता है, दूसरा जो संस्कृत से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे बंगाली लिटरेचर की बात हो रही है, लैंग्वेज की नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो अर्ली बंगाली लिटरेचर में दोस्तों आपको क्या क्या मिल जाएंगे? वो लिटरेचर
जो संस्कृत से डिराइव हुआ है उसमें बहुत सारे संस्कृत एपिक्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि मंगल काव्य मिल जाएंगे। ये मंगल काव्य एक्चुअली में पोएम हुआ करती थी जो लोकल डीटीज से रिलेटेड होती थी। फिर इसमें आपको बहुत सारा भक्ति लिटरेचर मिल जाएगा, जैसे कि चैतन्य देव नाम के एक पर्सन थे, इनकी बायोग्राफी मिल जाएगी। ये चैतन्य देव वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। ओके, इनके बारे में चैप्टर 8 में मैंने बात की। फिर जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द स्टोरीज ऑफ मायनामती, गोपीचंद, द स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेड्स। यहां पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको नाथ लिटरेचर मिलेगा। और नाथ लिटरेचर में मायनामती के गाने, गोपीचंद्र की और धर्मा ठाकुर की आप कह सकते हैं कि पूजा करने वाली चीज या उनकी पोएम्स या उनकी कहानियां। अब देखते हैं ये मायनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर थे कौन। देखिए पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि जो नाथ पंथी थे, जो नाथ थे, ये थे कौन। ये तो थे साधु, अलग अलग यौगिक प्रैक्टिसेस करते थे, इनका अपना अलग तरीका था भगवान को याद करने का। अब देखिए यहाँ पे मायनामती एक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है, उसमें मायनामती को एक क्वीन की तरह दिखाया गया और ये क्वीन अपने बेटे गोपीचंद्र को बता रही है कि तुम साधु के पाथ पे चलो, एसेटिज्म के पाथ पे चलो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस पाथ पे बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बट उन मुसीबतों के बाद तुम उस पाथ पे चलो। वहीं पे जो धर्म ठाकुर है नाथ लिटरेचर में एक पॉपुलर रीजनल डीटी है, एक जगह पे भगवान माने जाते हैं जिनकी पत्थर के फॉर्म में पूजा होती है, लकड़ी के फॉर्म में पूजा होती है दोस्तों। अच्छा, जो अर्ली फर्स्ट कैटेगरी है बंगाली लिटरेचर की जो कि संस्कृत से रिलेट करती है, उसका डेट पता करना, उसका टाइम पता करना कंपैरेटिवली इजी है। क्योंकि देखिए बात यह है दोस्तों, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनकी डेट्स पता चलती हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आप लेट 15 से मिड 18 सेंचुरी में लिखे गए हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जो नाथ साधु थे, जो नाथ एसेटिक्स थे, वो जिस बंगाली में अपनी पोएम्स को लिखते थे, अपने लिटरेचर को लिखते थे, जैसे मैंने बताया ना कि दो भागों में बंगाली लिटरेचर बढ़ा हुआ है। एक वो भाग जो संस्कृत से डिराइव होता है, जो संस्कृत से डिराइव नहीं होता है। तो जो संस्कृत से डिराइव नहीं होता वो नाथपंथियों का था। तो उन्होंने जो लिटरेचर लिखा उसको उन्होंने लिखा, ओरली बोला, और ओरली वो समय दर समय आगे की पीढ़ी को पास ऑन होता गया। तो उसके बारे में हम ये नहीं पता कर सकते कि ये एक्चुअली में कब लिखा गया। प्रिसाइजली डेट करना, ये समय पता लगाना कि इस लिटरेचर को कब लिखा गया है, जो नाथों ने लिखा है बंगाली लैंग्वेज में, ये हम नहीं जानते। ये जो नाथ थे ये ईस्टर्न बंगाल में काफी फेमस थे, और ईस्टर्न बंगाल में जो ब्रह्मनास का जो इफेक्ट था वो काफी कम था। वेस्टर्न बंगाल में ब्रह्मनास का इफेक्ट डोमिनेंट था, बट ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मनास में उनका इफेक्ट था बट कम था। अब हम बात करते हैं पीरों की दोस्तों। पीर क्या होते हैं? पीर देखिए एक पर्शियन शब्द है। इस पर्शियन शब्द का मतलब होता है एक स्पिरिचुअल गाइड, एक ऐसा पर्सन जो आपका गाइड बन सके। जरूरी नहीं है कि पीर एक पर्सन हो, आपके लिए पीर कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई लकड़ी भी हो सकती है, कोई पत्ती, कोई पेड़, कोई भी हो सकता है जो आपको रास्ता दिखाए। तो पीर का मतलब एक स्पिरिचुअल गाइड जो आपको रास्ता दिखाए। ज्यादातर केसेस में एक इंसान ही होता है। अब देखिए हुआ क्या, 16वीं शताब्दी से people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal। तो भाई वेस्टर्न बंगाल से साउथ ईस्टर्न एरियाज तो बंगाल में लोग जाने लगे। जैसे जैसे वो ईस्ट जाते गए, जो भी रास्ते में पहाड़ आते गए उनको साफ करते गए, और चूंकि बहुत सारी नदियां इस इलाके से बहती थी तो राइस कल्टीवेशन के लिए पानी यहाँ पे था ही। फिर जहां जहां पे जा रहे थे वहां पे और कोई पुरानी लोकल कम्युनिटीज रह रही थी, एंशिएंट लोकल कम्युनिटीज रह रही थी, जो फिश पकड़ती थी, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, कभी कभी ये ट्राइबल्स होते थे। तो ये जो नए पीजेंट्स वेस्ट बंगाल से साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जा रहे थे, वो अपने आप में इन लोगों को मिलाते चले गए। यानी जो रास्ते में फिशर फोक मिलता गया, जो रास्ते में कल्टीवेटर्स मिलते गए, ट्राइबल्स मिलते गए, इनको अपने आप में मिलाते गए और एक मिक्स्ड सोसाइटी से बनी, जिसमें वो पीजेंट्स भी थे जो वेस्टर्न बंगाल से आ रहे थे, जहां पे वो जा रहे थे वहां के फिशरमैन और ट्राइबल्स भी थे। उसी समय देखोगे दोस्तों कि मुगल कंट्रोल हो जाएगा बंगाल के ऊपर, और ये अपनी कैपिटल को बनाएंगे ढाका में। ढाका ईस्टर्न डेल्टा में पड़ता है। फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स मुगल्स के यहाँ जाएंगे, फंक्शनरीज आ जाएंगे। इन ऑफिशियल फंक्शनरीज को लैंड मिलेगा, इन्होंने यहाँ पे मस्जिदें बनानी शुरू की, और धीरे धीरे यहाँ पे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर्स बने। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुस्लिम धर्म को अपनाया, इस्लाम को अपनाया दोस्तों। अब हुआ ये क्या दोस्तों कि जब नए सेटलमेंट्स बन रहे थे यहाँ पे, तो जो पुराने सेटलमेंट्स थे, जो अर्ली सेटलर्स थे, जो शुरू से यहाँ पे लोग रह रहे थे, वो अनस्टेबल कंडीशन से थोड़ा परेशान थे, तो वो स्टेबल कंडीशन चाहते। तो जब मुगलों का राज यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो वो थोड़े से खुश हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुगलों के राज से एक स्टेबल कंडीशन इस इलाके में आ गई थी। नहीं तो क्या हो रहा था कि हमेशा लोकल लेवल पे कोई लीडर हमेशा लड़ता रहता था बादशाहत के लिए। लेकिन अब मुगलों का राज आया तो एक स्टेबल लीडरशिप आ गई,
तो बवाल होने कम हो गए। तो जो लोग वहां पे सेटल हो रहे थे ईस्टर्न बंगाल में वो भी थोड़े खुश हुए कि चलो शांति से रहेंगे। ओके, फिर आगे देखोगे फ्रेंड्स कि धीरे धीरे इन इलाकों में कम्युनिटी लीडर्स आना शुरू होंगे जो टीचर्स की तरह काम करेंगे, जुडिशियल डिस्प्यूट्स में एडजुडिकेटर्स की तरह काम करेंगे। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कहा जाएगा कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और ऐसे लोग जो कम्युनिटी लीडर्स की तरह काम कर रहे थे, जो टीचर्स की तरह काम कर रहे थे, लोगों के मसलों को सुलझा रहे थे, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, कभी कभी इन लोगों ने लोगों को हील कर दिया कुछ दवाइयां देके, तो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होने लगी, इनके प्रति बहुत प्यार होने लगा लोगों में, और इनको कहा जाने लगा पीर। ये हमारे पीर है, एक स्पिरिचुअल गाइड है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो मुसीबत के समय पे हमारी मदद करते हैं। तो इसमें भाई साधु, इसमें सूफीज थी, और भी बहुत से रिलीजियस पर्सनालिटीज थी इसमें। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी कि आप प्लांट्स को, वो ऑब्जेक्ट्स जो हिलते नहीं, जैसे पत्थर हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इनको, और नेचुरल फिनोमिना को, तो बिजली कड़क गई, ठीक है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, इन सब चीजों को अगर आप एक सोल का नाम दे दो, एक देवता का नाम दे दो, तो इसको बोला जाता है एनिमिज्म। ओके, तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल में धीरे धीरे जो कल्ट ऑफ पीर्स है ये बहुत पॉपुलर होने लगा, और इनकी बहुत सारी श्राइन्स भी आने लगी यहाँ पे। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे बंगाल में ना टेम्पल बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत तेज हुआ, खासकर लेट 15th सेंचुरी में, और ये भाई टेम्पल बिल्डिंग का प्रोसेस चलता रहा 19th सेंचुरी तक। हमने चैप्टर 2 और 5 में और पहले बहुत जगहों पे ये देखा है कि भैया देखिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स को बनाया जाता था, वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप्स, वो क्लासेस जो कि पावरफुल हो जाती थी पैसे से, सोशली, वो अपनी पावर को कैसे दिखाएंगे, अपने पैसे को कैसे दिखाएंगे, तो पैसे को डिस्प्ले करने का तरीका ये है, टेम्पल बना दो। तो टेम्पल बना के अपनी पावर दिखाते थे, टेम्पल बना के इन देवताओं की, आप कह सकते हैं कि ये पूजा लेते थे अपने ऊपर, इन देवताओं की कृपा लेते थे अपने ऊपर। आप बंगाल में देखेंगे बहुत सारे छोटे, बहुत ग्रैंड नहीं, छोटे छोटे ब्रिक के और टेराकोटा के टेम्पल्स में भी बने हैं, वो एक्चुअली लो सोशल ग्रुप्स के लिए बने थे, जैसे कोलू करके कास्ट है, ऑयल प्रोसेस की कास्ट है, कंसारी बेल मेटल वर्कर्स है, इनके लिए भी टेम्पल्स बने थे दोस्तों। फिर जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की एंट्री होगी इंडिया में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, और आपको पता है दोस्तों, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की पहली बार जो पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश हुई थी बंगाल में हुई थी, तो इस पॉलिटिकल पावर के चलते कुछ सोशल ग्रुप्स ने फायदा उठाया और वो अमीर हो गए। जैसे ही उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई, उनके पास पैसा आने लगा, पैसा जब उन्होंने आने लगा तो उन्होंने अपने डीटीज के टेम्पल बनाने शुरू कर दिए दोस्तों। यहाँ पे फिगर 13 आप देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्णा अपनी बहुत सारी गोपियों के साथ नजर आ रहे हैं। ये श्याम राय टेम्पल है विष्णुपुर बंगाल में। फिर पहले जो डीटीज, लोकल डीटीज थी, जो कि झोपड़पट्टियों के अंदर जिनकी पूजा होती थी, छोटे छोटे घरों में उनकी पूजा होती थी, धीरे धीरे जब ये सोशल क्लासेस अपने स्टैचर में बढ़ेंगी, जब इनके पास पैसा आना शुरू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा शुरू होगा तो ब्रह्मनास के साथ इनकी बन जाएगी, तो ब्रह्मनास इनको रिकॉग्निशन दे देंगे, और ये लोकल डीटीज जो कि पहले एक लोकल बेसिस में इनकी पूजा होती थी, अब ये बड़े बड़े टेम्पल्स के अंदर नजर आने लगेंगी। इन टेम्पल्स की जो छत होगी वो डबल रूफ्ड होगी, 4 रूफ्ड होगी। डबल रूफ छत को डोचला कहते हैं, 4 रूफ छत को चौचला कहते हैं। बंगला डोम की हमने बात की थी चैप्टर 5 में, वहां पे इसको देखा था हमने, मैंने बताया भी था आपको। यहाँ पे इस चैप्टर को खोल के इसकी फोटो भी दिखाई थी, ये 2 फोटोज मैंने आपको दिखाई थी उस समय पे, अगर आपने ठीक से पढ़ी है मेरे पहले की वीडियोस तो। यहाँ देखिए कैसे इस छत को बनाया जा रहा है, ये एक थैच डेप है इतनी बड़ी, इसके उस तरफ एक और होगी, बीच में जोड़ दिया गया। उसी तरीके से 4 में क्या होगा, 4 स्ट्रक्चर्स को साथ में लाके इस तरीके से मिला दिया जाएगा। तो ये था भाई आपका 2 चला और चौचला, जिस हिसाब से पहले ये कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। ओके, फिर इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स मूव्ड अप टू कन्वर्ज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। टेम्पल्स को ज्यादातर स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, जिनका इंटीरियर काफी प्लेन होता था, पर जो इनकी आउटर वॉल्स होती थी इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ऑर्नामेंटल डिजाइन्स बनाई जाती थी, टेराकोटा टैबलेट्स बनाई जाती थी। अब ये डेकोरेशन आपको कहां देखने को मिलेगी, तो वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर नाम की जगह है दोस्तों, वहां पे जाइए, वहां के टेम्पल्स में आपको इस तरीके की डेकोरेशन निकल के आएंगे। अगर आप हिस्ट्री के एंथुसियास्ट हैं तो आप जा सकते हैं, बहुत लोग हिस्ट्री के एंथुसियास्ट होते हैं दोस्तों, तो मैं एक हिस्ट्री का एंथुसियास्ट हूं, तो मैंने इन सब चीजों की लिस्ट बना रखी है, जब कोई मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए फिश एज अ फूड, देखिए चूंकि बंगाल का इलाका था, समुद्र के किनारे था, तो भैया इनके खाने में एक चीज नॉर्मली बहुत ज्यादा होगी, वो है मछली।
तो इनकी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स में ऑब्वियसली बात है लोकली अवेलेबल फूड ऑफ आइटम्स होंगे, और ये रिवरीन प्लेन था, नदियां भी बहुत थी, पास में समुंदर भी था, तो भाई चावल बहुत होता था, और मछली पानी से पकड़ लो तो चावल मच्छी बहुत खाते थे ये, ठीक है। फिश और राइस आज भी इन इलाकों में बहुत खाया जाता है दोस्तों। तो पुअर बंगालीज की डाइट में भी चीज होती थी, क्योंकि राइस और फिश प्लेंटी में था और बहुत ज्यादा हेल्दी भी था दोस्तों। तो फिशिंग हमेशा से एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है। बंगाली लिटरेचर में बहुत बार फिश की बात हुई है दोस्तों। बहुत सारे टेराकोटा प्लेक्स पे, टेम्पल्स की वॉल्स पे, विहारास पे फिश पकड़ने के सीन्स को दिखाया गया है, उनको ड्रेस करने के सीन्स को दिखाया गया है, टोकरी में भर के उनको मार्केट ले जाने के सीन्स को दिखाया गया है। यहाँ पे एक सीन दिख रहा है जहां पे एक लेडी इस फिश की ड्रेसिंग कर रही है। अब देखिए ड्रेसिंग क्या होती है, ड्रेसिंग होती है दोस्तों, कभी अगर आपने मछली को देखा हो तो मछली के आगे की मुंडी होती है, पीछे की टेल होती है, उसकी फिन्स होती है, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी स्केल्स होती है, तो उनको तो ना खाया जाता है। तो चाकू से या किसी पैनी चीज से उस स्केल्स को हटाया जाता है, उसकी टेल को काटा जाता है, मुंडी उड़ाई जाती है, फिन्स उड़ाए जाते हैं, उसके बाद वो मछली फ्राई करके खाई जाती है, पका के खाई जाती है, जैसे भी खाई जाती है। तो इसको बोलते हैं ड्रेसिंग। फिर ब्राह्मणास जो कि पहले इस बंगाल के इलाके में रहते थे, उनको नॉनवेज खाना अलाउड नहीं था, बट फिर धीरे धीरे इस इलाके में देखेंगे कि फिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज है उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस इलाके में रहने वाले ब्राह्मण्स भी फिश खा सकते हैं। तो देखिए ब्राह्मण्स में, ठीक है ना, जो लोग फिर आज की डेट में भी आप देखेंगे कि जो बंगाल के इलाके में जो ब्राह्मण्स रहते हैं, जो पहाड़ों में जो ब्राह्मण्स रहते हैं, वो नॉनवेज खा लेते हैं, मछली वगैरह खा लेते हैं। क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे कोई चीज बहुत ज्यादा की जा रही हो, जो वहां के कल्चर में इन्वॉल्व हो, उसको नेचुरली लोग करने लगते हैं। फिर बृहधर्म पुराण, ये 13th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल से। इसमें भी क्या बोला, इसमें लिखा हुआ है कि भाई लोकल ब्राह्मणास को परमिशन मिल गई थी कि वो कुछ वेराइटीज की फिशों को खा सकते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप की। पहले दोस्तों जो लोग यूरोप में रहते थे वो अपने आप को कैसे देखते थे, वो अपने आप को देखते थे कि हम एक एम्पायर के सब्जेक्ट हैं, एम्पायर का एक राजा है और हम उसके नीचे की प्रजा हैं। तो ये एम्पायर था पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। फिर वहां पे एक चर्च हुआ करता था, तो कुछ लोग बोलते थे कि भाई हम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेट 18th सेंचुरी आते आते 1790 आते आते दोस्तों लोग अपने आप को कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करने लगे। और कम्युनिटी किस बेसिस पे बनी, कम्युनिटी बनी भाषा के बेसिस पे। तो जो जर्मन बोलता था वो बोला मैं जर्मन कम्युनिटी का हूं, जो फ्रेंच बोलता था वो बोला मैं फ्रेंच कम्युनिटी का हूं। फिर रोमानिया के स्कूलों में रोमानिया की लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक लिखी जाने लगी, ना कि ग्रीक में। फिर हंगरी में हंगेरियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, ना कि पहले यूज होने वाली लैटिन लैंग्वेज को। तो धीरे धीरे लोगों में कॉन्शियसनेस आने लगी उस जगह की जहां पे वो रह रहे हैं, उस लैंग्वेज की जिसको वो बोल रहे हैं, और वो अपने आप को उन लोगों के साथ आइडेंटिफाई करने लगे जो बिल्कुल उनकी तरह थे, जो उनके कल्चर के थे, जो उनकी लैंग्वेजेस को बोल रहे थे। और यहां पे धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को एक सेपरेट नेशन की तरफ बढ़ाने का काम किया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि नेशन स्टेट्स उभरे यूरोप में। आज की डेट में भाई फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये किस बेसिस पे बने हैं, हंगरी है, ये किस बेसिस पे बने हैं, ये ऐसे ही बने दोस्तों। पहले एक बड़ा सा एम्पायर था, धीरे धीरे कम्युनिटी बनने लगी, उन कम्युनिटी ने अपने आप को एक आइडेंटिटी से एसोसिएट करना शुरू किया। तो फ्रेंच बोलता है तो ये फ्रेंच है भाई, जर्मन बोलता है तो ये जर्मन है भाई, तो इसकी कंट्री भी जर्मनी है, फ्रेंच है, इटली है। इस तरीके से चीजें होने लगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप यूरोप में कह सकते हैं कि नेशन स्टेट्स आगे उभर के आएंगे दोस्तों। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है। कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, क्लासिकल, मिनिएचर, पीर, डायलेक्ट, ये सब मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं। देखिए डिटेल में चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको लगता है, मैं एक एक लाइन डिस्कस करता हूं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है मुझसे मेरे एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों मैं उतना जवाब देता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज शेयर करें। गुड बाय।